नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, साकम्मानी वणक्कम, प्रणाम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अवनीश बीएन शर्मा सर। और आज हम 3 मुद्दों के बारे में बात करेंगे, रैपिड फायर राउंड खेलेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं भई, बैक टू बैक। सबसे पहले शर्मिला टैगोर का हिंदुइज़्म पीछे छूट गया, इस्लामिज़्म पहले आ गया, जहाँ वो कन्वर्ट हुई थी। दूसरा, हम बात करेंगे सीजेपी को कहाँ-कहाँ से भगाया जा रहा है, और सौरभ दास का अचानक से 2 अलग-अलग माँओं के लिए अलग-अलग प्यार निकल कर आता है, और सोनिया गांधी की बिलॉन्गिंग, जो कि 10 नवंबर को रिलीज़ होने वाली है। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। नमस्ते गायत्री जी, सभी दर्शकों को भी प्रणाम जी। ये शर्मिला टैगोर तो नहीं बोलूँगी अब मैं, क्योंकि टैगोर वर्ड तो पीछे छूट गया। शर्मिला को क्या हो गया अचानक से कि कल वो वंदे मातरम के लिए बाहर निकल कर आ गईं, डाइवर्सिटी ऑफ गॉड्स पे बात करने लगीं। किसी ने उनको बोला था पूछने के लिए, या कांग्रेस जॉइन की उन्होंने रिसेंटली? जी। नहीं, कांग्रेस ज्वाइन करने से बहुत पहले कांग्रेस ज्वाइन करना न करना ये बेमानी हो जाता है। उन्होंने तो बाकायदे मजहब ज्वाइन किया है ना, और वो भी दशकों पहले ज्वाइन किया है। लव जिहाद की वो उदाहरण है, और मजहब उन्होंने पहले शामिल किया ना। अब उनसे एक सवाल मैं पूछता हूँ, शर्मिला ने जो बात कही बिल्कुल मैं उनकी बात से सहमत हूँ। दर्शक जरा चौंकिएगा नहीं, मैं सहमत हूँ। उस शर्मिला टैगोर की बात से मैं सहमत हूं जिसने अपने आप को लव जिहाद के सुपुर्द किया, और सबसे पहले उसने मजहब स्वीकारा। तो शर्मिला वो मजहब तो 1947 में अपना हिस्सा लेके पाकिस्तान और बांग्लादेश के तौर पर चला गया। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। यहाँ के राष्ट्रगान में, राष्ट्रगीत में, या किसी भी तरह के राष्ट्रीय जो हमारे त्योहार होते हैं, जो रिचुअल्स हैं, उनमें किसी की आवश्यकता नहीं है। मजहब की तो कोई आवश्यकता है ही नहीं। ये फ्रॉड डेफिनेशन जो चलाते आए हैं लोग कि साहब ये तिरंगे में जो हरा है, अरे हरा हरियाली और हमारे शिव का प्रतीक है भाई, नहीं है। और यही वजह है कि जो गंगा जमनी तहजीब नाम की एक फर्जी टोटी उसमें से पानी आप निकालते थे, वो भी फ्रॉड है। वो दोनों टोटियां हमारी हैं, आपका उसमें कोई हिस्सेदारी ही नहीं है। आपकी हिस्सेदारी 1947 में खत्म हो गई भाई। इस सच को क्यों नहीं स्वीकारते हैं? अगर आप ये स्वीकार के देखेंगे तो आपको शर्मिला की बात का कोई बुरा नहीं लगेगा। हाँ, बुरा एक चीज का लगेगा कि ऐसे नाग, ऐसी नागिनें, ऐसे पाकिस्तानी, ऐसे इस्लामिस्ट, ऐसे मजहबी वो हमारे देश में कर क्या रहे हैं। ये सवाल तो कांग्रेस से पूछना चाहिए कि जब तुमने बांट दिया, मजहब के आधार पर बांट दिया, तो मुझे एज सच शर्मिला टैगोर जैसे लोग, चाहे नसरुद्दीन शाह जैसा लोग, जैसा आदमी हो, मैं ऐसे ही थोड़ी ना कहता हूं कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहां तक कि अपार्ट ऑफ काफी हद तक अफगानिस्तान में कोई मुसलमान रहता ही नहीं है। ये सब के सब कन्वर्टेड हिंदू हैं। तो ये मोहतरमा अपने मजहब के लिए बोल रही हैं, और इनको इसके बोलने का बिल्कुल अधिकार है। आईना हमको देखना चाहिए, आईना हमको इस बात पर देखना चाहिए कि 47 में सो कॉल्ड आजादी के बाद कांग्रेस ने इस देश को कैसे बनाया और क्या किया इस देश के साथ। भाई, जिनको वंदे मातरम आज भी नहीं गाना, जिनको वंदे मातरम तब भी नहीं गाना था, तो उनको रखा क्यों? और ये जो एहसान जताते हैं कि साहब हम यहाँ रह गए, बड़ा एहसान है, किसने कहा हम यहाँ एहसान करने के लिए? चले जाओ ना, हम तो हम आज भी भी टिकट देने को तैयार हैं। हम ये 15-20 करोड़ जितने भी हैं, बाकी की जनता मिलकर टिकट कराने के लिए तैयार है। स्पेशली गेट खुलवा दिए जाएँगे, ट्रेन्स भेज दी जाएँगी, आप जाओ तो सही, वहाँ की भूखमरी तो देखो। नहीं, नहीं, एक जहनियत आपने और देखी होगी। ये जो बिल्कुल आपने सही कहा कि भाई जाना है तो बिल्कुल चले जाओ, लेकिन आप ये जहरीली मजहबी मानसिकता देखिए। शर्मिला टैगोर एक केवल एक चेहरा मात्र है, और नाम में कुछ नहीं रखा, वाकई नाम में कुछ नहीं रखा है। मानसिकता हुँ। होती है। सर, एक प्रधानमंत्री बार ने इसको दिमागी थोड़ा-सा नक्सल। सुन लेते हैं। जी। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि यहाँ पे काफी रिलीजन के लोग रहते हैं, मजहब के लोग रहते हैं, जो एक गॉड में विश्वास करते हैं, सिंगल गॉड, नॉट मेनी गॉड्स। और वंदे मातरम के जो स्टैंजा है वो वंदना करते हैं मेनी गॉड्स।
नाउ हियर इज द थिंग, ये महिला ये पहले भी तो हिंदू थी, तो इसने अपना हिंदू धर्म को छोड़ दिया। नया नया मुल्ला ज्यादा बांग देता है। नहीं, मैंने पहले ही कहा ना, उनके शब्दों से कोई मतलब होना ही नहीं चाहिए। भाई ये तो, आप और क्या अपेक्षा करेंगी? एक ऐसी औरत जिसने अपना धर्म छोड़ा और मजहब को एक्सेप्ट किया, उससे आप और क्या उम्मीद करेंगी? और मैं सिर्फ एक चीज किस लिए? बार बार पैसों कहता के हूं, लिए, पैसों के लिए। मैं कहता हूं पैसे के लिए किया हो, किसी चीज के लिए किया हो, छोड़ दीजिए ये सब, मतलब मैटर ही नहीं करता ना। बिल्ली गोरी हो चाहे काली, लाल हो या सफेद, ये प्रश्न तब तक निरर्थक होता है जब तक कि वो चूहे खा रही हो। तो ये सब चीजें बेमानी है कि वो पैसे के लिए कर रही है या क्या कर रही है, वो छोड़ दें आप। सवाल ये होता है कि आज इस देश में एक ऐसी मानसिकता है जो एक बार फिर इस देश का बंटवारा मजहब के आधार पर ही करने की तैयारी कर रही है। गजवा हिंद और क्या है? लेकिन मैं इन तमाम निराशाओं के बीच एक चीज हमेशा देखता हूं, गौर इस पर मत कीजिए कि शर्मिला टैगोर जैसे मजहबी लोग क्या कहते हैं। गौर इस बात पर करिए और इस बात को इंश्योर करिए कि 2014 से जो भारत में राजनीति चल रही है, जिसमें जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, ये नारा प्राउडली इस देश में इस्टेब्लिश होना चाहिए और इस्टेब्लिश हो चुका है। ये जी। दर्द तब तब निकल के आता रहेगा। इसके सापेक्ष क्या स्थिति है, हम उसे देखें। तो इसलिए शर्मिला टैगोर जैसी ये दो कौड़ी की मजहबी चरमपंथी, ये क्या कहती हैं, इनका क्या समाज पर असर पड़ता है, जरा उसको देख लीजिए ना। कौन याद करता था इस शर्मिला टैगोर नाम की जहादन को? कोई नहीं याद करता था। चर्चा में आने का एक बहाना है, आ गई तुम चर्चा में। लेकिन तुम्हारे इस जहर का असर कितनों पर पड़ता है हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, ये महत्वपूर्ण है। इन लोगों का अब कोई टेकर नहीं है। इन लोगों के कहने से अब कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे ये विक्टिम कार्ड खेलें और चाहे अपना नैरेटिव बिल्ड करें। लेकिन भारत अब यह सुन नहीं रहा है, बिल्कुल सुन नहीं रहा है भारत। गलत को गलत कह रहा है और सही को लगातार चांस दे रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि इन दो कौड़े के लोगों को बहुत ज्यादा महत्व देने की आवश्यकता है। ये एक जिहादन है जो कन्वर्टेड है, मजहब इसका जो है उसके हिसाब से ये बोल रही है। और मैं तो बल्कि इसको बधाई दूंगा कि तुम्हारे जहर का इलाज अब हो रहा है। आज तुम दो छंद गा के ही और बाकी पूरा वंदे मातरम नहीं गाने पर अड़े हो। ऐसी तमाम जमातें, तुम अब इस समाज का हिस्सा नहीं हो, इस देश का हिस्सा नहीं हो, मानसिक रूप से नहीं हो। बाकी तो हम तमाम हरामखोरों को बैठा के यहाँ पर खाना खिलाते ही हैं, सब कुछ करते हैं। भारत तो ये संस्कृतियों का देश है। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह के स्टेटमेंट्स को बहुत ज्यादा कोई महत्व देने की आवश्यकता है, क्योंकि समाज महत्व नहीं दे रहा है। जी। बट सर इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इसी पूरे के पूरे वंदना को, वंदे मातरम के सारे स्टैंडर्ड्स को राजीव गांधी खुद बैठकर सुने हैं, और लता मंगेशकर और उनकी पूरी टीम गा रही थी ऑन दैट टू ऑन द स्टेज। मैं उसको गाना स्क्रीनशॉट में जस्ट शेयर करूंगी। पर उस वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अभी क्योंकि कोई मुद्दा नहीं है तो आपको अपोज करना है। जी। आपको पता है अर्बन नक्सल शब्द इस देश को सबसे पहली बार किसने दिया? और उससे पहले मैं पूछूंगा कि लव जिहाद शब्द इस देश में किसने दिया सबसे पहली बार? क्या योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए या 2014 में जब नरेंद्र मोदी आए तभी लव जिहाद का आविष्कार हुआ? नहीं हुआ। लव जिहाद लेफ्ट पार्टी की सत्ता ने केरल में, केरल के हाई कोर्ट में पहली बार कागज पर लिख के दिया कि यहाँ पर मुसलमान लव जिहाद चलाते हैं, ऑर्गेनाइज्ड तरीके से चलाते हैं, और हमारी लड़कियां, क्रिश्चियन लड़कियां उसकी बहुतायत में शिकार हो रही। उसी तरह से अर्बन नक्सल और दिमागी नक्सल अभी कहने पर बहुत ज्यादा मिर्च लगी है इन सारे लोगों को। लेकिन अर्बन नक्सल सबसे पहली बार किसने कहा? यूपीए की सरकार थी, और यूपी के सरकार के तत्कालीन गृह मंत्री ने 2013 में, जिन्होंने हिंदू आतंकवाद इसको जो जन्म दिया था, उन्होंने ही, सुशील कुमार शिंदे, उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि अर्बन नक्सल ज्यादा खतरनाक हैं गुरिल्ला योद्धाओं से।
तो अभी आपने कहा ना कि राजीव गांधी जब बैठ के ये स्वांग कर रहे थे, और राजीव गांधी कोई बहुत ज्यादा वहां पर सम्मान नहीं दिखाने के लिए वो उस कार्यक्रम में पहुंचे थे। और ऐसा नहीं है, अगर राजीव गांधी को बड़ा प्रेम था, तो ये आज वाले जो पप्पू है ना, ये इनके पिताजी इनसे बड़े वाले पप्पू थे। तो उनकी कहानियां उस जमाने में सोशल मीडिया नहीं थी, नहीं तो तमाम चीजें आज भी निकल के आती हैं, और इस वाले पप्पू से बड़े वाले पप्पू की तुलना हो रही होती। सर एक चीज़ बहुत फ़नी ये- बताऊँ क्योंकि थोड़ा सीरियस हो गया। आपने पप्पू का तो मुझे याद आ गया, कर्नाटका की एक लड़की की शादी होने जा रही थी। उसका जो होने वाला हस्बैंड था वो राहुल गांधी का फॉलोवर था, 40 लाख रुपए का पैकेज है, मतलब जो सैलरी-वैलरी है उसका। उसने कहा ये राहुल गांधी को फॉलो करता है, मैं इससे शादी नहीं करूँगी, और वो वायरल हो रखा है इस वक़्त ट्विटर पे। जी। कहती है वो पप्पू है, पप्पू को फॉलो करने वाला पप्पू, मैं उससे शादी नहीं करूँगी। और शी एक्चुअली आई एम नॉट जोकिंग, दिस इज़ जस्ट दो आज कल शाम की न्यूज़ है सर, मैं दिखाती भी हूँ। नहीं, जी। मैंने वही कहा ना, देखिए रोष समाज अब हर तरीके से प्रकट कर रहा है, वो ईवीएम पे जाके प्रकट कर रहा है। अभी जो जंतर मंतर पर गालीबाजी हुई, उसके जवाब में आपने रिएक्शन जो देखा समाज का, सोसाइटी का, ये भी है। लेकिन जरा सोचिए आप, ये राहुल गांधी जिनका आपने अभी वीडियो दिखाया, ये बंदा क्या, अगर इतना प्रेम करता था राष्ट्रगान से और वंदे मातरम से, तो इनकी सरकार भी तो थी, और 2/3 मेजोरिटी थी भाई, एब्सोल्यूट मेजोरिटी थी। क्यों नहीं कर दिया? क्यों नहीं कर दिया? नहीं किया ना। तो ये स्वांग है, और ये वही राजीव गांधी है ना, जिसके पीछे लग के इस वेटिकन की रिप्रेजेंटेटिव महिला सोनिया गांधी ने एकमात्र तबके पूरी धरा पर एकमात्र हिंदू राष्ट्र नेपाल के साथ हमारे संबंध किस तरीके से बिगाड़े, ये श्रेय सोनिया गांधी ने राहुल गांधी के सॉरी राजीव गांधी के जरिए अचीव किया था। पशुपतिनाथ मंदिर में गैर हिंदू, गैर सनातनी का प्रवेश वर्जित है, सोनिया को प्रवेश नहीं मिला, और उसके बाद राजीव गांधी वापस आए, और इस सोनिया के त्रिया चरित्र की बदौलत नेपाल और भारत के रिश्ते एक लंबे समय तक न सिर्फ खराब रहे, बल्कि नेपाल में सोनिया ने ये माहौल बनवा दिया कि वहां चाइना पोषित वामपंथ और लेफ्टिस्ट आके काबिज हो गए, और अकेला हिंदू राष्ट्र का स्टेटस समाप्त हो गया, राजशाही समाप्त हो गई। तो ये इस तरह के खतरनाक एजेंडे हैं। तो ये जो कन्वर्जन का मामला है ना, चाहे वो मजहब का हो, शर्मिला टैगोर जिसको रिप्रेजेंट करती हैं, या सोनिया गांधी हो जो वेटिकन को रिप्रेजेंट करती हैं, ये एक ऐसा एजेंडा है जो सतत चलेगा। और एक चीज मैं आपको बता दूं, मैं एक बात कहता हूं, ये थोड़ी सी कड़वी बात है, लेकिन यही बिल्कुल कठोर सत्य है। आप कोई समय ले लीजिए, कोई कालखंड ले लीजिए, और उस किसी कालखंड में जब जब एक क्षेत्र विशेष का जो बहुसंख्यक है, या बहुसंख्यकों का जो मान्यता है, या उस उनके जो संस्कार हैं, या सीधे कहिए उनका जो धर्म है, वह जब स्थापित होता है, उसका जब इनरिचमेंट होता है, संवर्धन होता है, तो वो तमाम अपने आप को कम नंबर्स में कहने वाले हमेशा इसी तरह बिलबिलाते हैं। हाँ, कुछ सकारात्मक होते हैं। सकारात्मक का मतलब जैसे जैनीज, आप देखिए सनातन के साथ जैनीज का एक अच्छा कोऑप्ट है। बुद्धिज्म का हालांकि बहुत जगह नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो बेहद सस्ती नेगेटिविटी है। मैं आज भी ये मानता हूं कि बुद्धिज्म सनातन के साथ साहचर्य के भाव में रहता है। सिखिज्म में भी इसी तरह से, सिखी में भी आप बहुत थोड़े से मुट्ठी भर कुछ नेगेटिव्स देखेंगे, लेकिन सिखी भी सनातन के। लेकिन यह सफेद और हरे, ये को एग्जिस्टेंस का कभी भाव रखते ही नहीं। इसलिए मैंने कहा कि शरदा टैगोर की बात से मैं सहमत हूं। भारत 47 से ही मुस्लिमों से, मजहबियों से आजाद हो जाना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। तो मुझे तो लगता है कि ये कांग्रेस की शिकायत कर रही हैं, और उसके बरक्स क्या हो रहा है? उसके बरक्स ये हो रहा है कि 2014 से जो सनातन के स्थापन का जो काम चल रहा है सरकारों के द्वारा, वो लगातार सरकारें रिपीट हो रही हैं, चाहे वो स्टेट्स में हो चाहे सेंटर में हो। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की चिंता अब ज्यादा करनी चाहिए। हाँ, इनको समय-समय पर लाकर इसी तरह इन लोगों को, जो लोग बच जाते हैं इस तरह की चीज़ों से, अपडेशन से, उनको अपडेट ज़रूर करते रहना, ये हमारे आप जैसे लोगों का धर्म है। जी। जी। सर मूविंग ऑन टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अलग-अलग माँओं के लिए अलग-अलग पैमाना, क्योंकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी की बात हो रही है। सौरव दास का वो देखिएगा, सॉरी,
सौरव दास का ये देखिए, मदर्स आर ऑलवेज स्ट्रॉन्गेस्ट, राहुल गांधी के उसको रीट्वीट करते हुए सौरव दास कह रहे हैं, राइट? और वहीं पीएम मोदी की माँ को गाली देने वालों के लिए जस्टिफाई भी कर रहे हैं। जी। यही चरित्र है, यही चरित्र है। और जो व्यक्ति मां शब्द की इज्जत नहीं कर सकता, तो ये मैटर ही नहीं करता कि वो मोदी जी की मां हो या राहुल गांधी की मां हो या खुद उस व्यक्ति की अपनी मां हो, वो किसी की इज्जत नहीं कर सकता, वो कर ही नहीं सकता। और ये अब साफ है पूरी तरीके से कि ये छात्रों का आंदोलन था ही नहीं, और ये भारत के जेनजी को रिप्रेजेंट ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि इनके नेतृत्व में जो 3,2800 अपराधी आए थे वो भारत के जेनजी नहीं है। उन्हें भारत का जेनजी मत कहिए, ये भारत के जेनजी का बहुत अपमान है, और उनका चारित्रिक एक तरह से हरण करना है। उनका आप चरित्र वो खराब कर रहे हैं। ये भारत के जेनजी नहीं है, ये जितने भी काकरोच हैं, और इनको समाज ने डिसोन किया है। इनको झारखंड के छात्रों ने, जो जेन्युइन छात्र हैं, उन्होंने डिसोन किया है। तो मौत नहीं का सौदागर किसी को कहने वाले। मतलब उनकी माँ को गालियां दी जा रही थी वहां पे, उनको ये डिफेंड कर रहे थे, उनके लिए जो एफआईआर है उसको कैंसिल कराने की कोशिश कर रहे थे। और जो ये 10 जनपद पर बैठी हुई डांसर है, क्योंकि उनकी पिक्चर मैं अभी निकाल के दोबारा दिखा दूंगी, जो डांसर है उसके लिए मम्मा का प्यार बड़ा निकल कर आ रहा है। इनका दे एक्सपोज्ड बैडली। इनके बारे में और इससे ज्यादा क्या कह सकते हैं? मुझे मदर्स आर नहीं लगता ऑलवेज द स्ट्रॉन्गेस्ट। ये उसकी माँ, दिनों उसकी दिन माँ खुद को एक्सपोज। मोदी जी की माँ नहीं है ना। नहीं, मैं फिर जैसे मैंने शर्मिला के मामले में आपको कहा, गायत्री जी, इनसे जिरह करने की आवश्यकता ही नहीं है। आप ये देखिए कि जो इस देश के तीसरी बार निर्वाचित प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माता के प्रति पड़ रही गालियों को डिफेंड कर रहा हो या गालियां दे रहा हो, समाज ने उसके साथ क्या व्यवहार किया। महत्वपूर्ण ये है, मैं बार बार कहूंगा, जब आप इस तरह की चीजें सामने लाएंगी तो आप यह सोचें कि इनके व्यवहार को समाज ने कैसे हैंडल किया। इसका युवा इनके साथ नहीं, के साथ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए ये बहिष्कृत लोग हैं, और ये पाल पोस के बाकायदे एजेंडाबाजी के तहत उतारे गए थे। और मैं तो मतलब इनके बचपने को कहूंगा कि ये इतना तेज एक्सपोज हो रहे हैं। और लोग ये बात कर रहे थे कि सरकार थोड़ी नरम है, थोड़ी गर्म है। आप सबको ये पता होना चाहिए कि इस से, हाँ वही दीप के, वो भारत से किसी तरह भागने के रास्ते देख रहा है, और अब वह उसके सामर्थ्य से बाहर हो चुका है, क्योंकि एजेंसियों के पास वो तमाम चीजें हैं, और वो तमाम चीजों के आधार पर प्रॉपर होम मिनिस्ट्री ने एक लेटर जारी किया है। और आज की डेट में अभिजीत दीपके, और आपको बता रहा हूं, एयरपोर्ट तक जाने के बाद एयरपोर्ट से भी वापस आ चुका है, और बहुत क्या जल्दी कह रहे हैं? आप एक। हाँ, सरनेम इज दीप के। थोड़ा मेरे से थोड़ा गलती हो गया था, अपॉलॉजीज फॉर दैट, क्योंकि कई बार बोलते बोलते स्लिप ऑफ द टंग हो जाता है। अभिजीत दीप के। सी एयरपोर्ट कहाँ जाने है, मतलब मुंबई एयरपोर्ट या दिल्ली एयरपोर्ट? यूएस जाने के लिए इस व्यक्ति ने तय किया, और होम मिनिस्ट्री ने बाकायदे एक सर्कुलर जारी कर रखा है कि कुछ चीजों में अभी ये देश नहीं छोड़ सकता। तो बहुत जल्द आपको वो कार्रवाई भी देखने को मिलेगी, और उसके बारे में फिर हम बात करेंगे। लेकिन ये बुरी तरह से एक्सपोज जनता के बीच में तो हो ही गए हैं, लेकिन जी। सरकारी फाइलों में भी ये बुरी तरह एक्सपोज हैं। कई सारे ऐसे ट्रांजैक्शंस जो कि भारतीय कानूनों के हिसाब से परमिटेड नहीं हैं, वो एजेंसियों के पास हैं, और उस आधार पर आप उसे अनौपचारिक लुकआउट नोटिस कह सकती हैं अभिजीत दीपके के खिलाफ। और अभिजीत दीपके लगातार ये प्रयास कर रहा है कि वो किसी तरह देश से निकलने में कामयाब हो, लेकिन इसे होम मिनिस्ट्री ने अब तक ऐसा करने नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि अब जो इसके बारे में एयरपोर्ट्स पर ऑलमोस्ट आप उसे लुकआउट नोटिस कह सकती हैं, जो लिखा हुआ है उसमें इसे होम मिनिस्ट्री से क्लियरेंस एनओसी चाहिए, और वो मिलना अब बेहद मुश्किल है, क्योंकि उसके कुछ तकनीकी आधार होते हैं। अगर आपके कुछ सस्पिशियस और ऐसी कंडीशंस के साथ कुछ ट्रांजैक्शंस अगर मिलते हैं, और वो भी खासतौर से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो है वो मिलते हैं, तो फिर आपके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होती है।
तो इसीलिए आप अब देखेंगे कि एक सॉफ्ट, और आप नोटिस कीजिए, अब ये पाखंड कर रहे हैं स्कूलों में घूमने का, अब ये अपने मुंह से बहुत ज्यादा जहर नहीं बोल रहा है, आपको धीरे 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 इस पूरी मंडली में एक बिखराव भी दिखाई देगा और इनका इलाज भी सरकार करते हुए नजर आएगी, एजेंसी करते हुए नजर आएगी। जी। अब ये जहाँ-जहाँ जा रहे हैं वहाँ के लोकल लोग इनको अपोज़ कर रहे हैं, इनको जाने नहीं दे रहे हैं। देखिए ये गए थे राजस्थान में वहाँ पे ड्रामा करने के लिए। अब राजस्थान सरकार एंड अब ये कह रहे हैं गूंस ऑफ बीजेपी आर आफ्टर द ब्लड ऑफ आशुतोष एंड अदर सीजेपी वॉलंटियर्स। ये राजस्थान के स्कूल में जा रहे थे, वहाँ पे लोकल्स ने इनको पहले घुसने ही नहीं दिया और फिर उसके बाद इनको दौड़ा-दौड़ा के भगाया है। दे हैड टू रिटर्न देयर कार्स बैकवर्ड्स। योगी सरकार एंड उधर राजस्थान में दोनों जगह सर नो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कैन एंटर द स्कूल्स। ये एक अभी उन्होंने पास कर दिया है मेमोरेंडम नोटिस कि इन लोगों की एंट्री नहीं अलाउड होगी स्कूल में। सही बच्चों को बेकार है, बच्चों को क्या पता है पॉलिटिक्स के बारे में। जब हम लोग 10वीं 11वीं 12वीं ग्रेजुएशन मतलब मेरे को तो मास्टर्स के बाद आई स्टार्टेड पेइंग सम अटेंशन टू पॉलिटिक्स की व्हाट इज हैपनिंग, क्योंकि आप अपनी पढ़ने लिखने की दुनिया में हो। आपको बाहर क्या हो रहा है आप उससे बाहर नहीं देखते हो। आपको सेमेस्टर्स के एग्जाम देने हैं, आपको आगे क्या पढ़ना है, क्या कौन-सी जगह आपको आगे पढ़ाई के लिए जाना है, जॉब क्या है। आई थिंक मेजॉरिटी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा, हो सकता है बच्चे थोड़े इस वक़्त ज़्यादा अवेयर हैं बिकॉज़ ऑफ द सोशल मीडिया एक्सपोज़र, बट अभी भी 80-90% बच्चे उसी कैटेगरी में आते हैं। जी। बिल्कुल, और स्कूल का एक अपना टाइम टेबल होता है, स्कूल पढ़ने के लिए है, पढ़ाने के लिए है, वहाँ पर अनावश्यक रूप से गंद फैलाने के लिए थोड़ी ना है। और स्कूलों में क्या व्यवस्थाएँ नहीं हैं, इसके लिए एक अलग से प्रोसीजर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने, जैसा कि आपने बताया, एक तो एंट्री बंद कर दी, दूसरा उन्होंने अपडेट करके सारी स्थितियाँ जो है वो पब्लिक डोमेन में डालने का प्रयास किया है। देखिए, ये चीज़ें अब मैटर ही नहीं करती। एक-एक चीज़ लोग जान रहे हैं, हर आदमी जान रहा है कि ये क्या कर रहा है। कारण उसका एक तो सोशल मीडिया, दूसरा इनकी अपनी हरकतें। ये कितने डेस्परेट दिखाई दे रहे हैं, और अचानक ये सीजेपी और उसके बाद तमाम ये चीजें हैं, तो प्रधानमंत्री भी अपने स्तर पर वो जान रहे हैं कि क्या हो रहा है और इनका इलाज क्या है। एक हिट हिट लेके सब लोग घूम रहे थे, तो ये हो रहा था कि नहीं साहब ये सिर्फ काकरोचों। प्रधानमंत्री ने दिमागी नक्सल नाम का एक ऐसा वैक्सीन दिया है कि आप उसके लगते ही जो है वो सब उछल उछल के मैं भी नक्सल, मैं भी नक्सल, मैं भी नक्सल। तो ठीक है भाई, नक्सल, जंगल वाले नक्सलों ने गोलियां खाई, तो यहाँ तुम भी खाओ कायदे से। जिन संस्थानों में हो वहां तुम्हारा बहिष्कार होना चाहिए। तुम्हारी फिल्म में अगर तुम सो कॉल्ड कलाकार अपने आप को कहते हो तो नहीं देखेगा भारत, और नहीं देख रहा है भारत। बिलबिलाओ तुम बैठ के, नहीं चलेगा तुम्हारा एजेंडा। अगर तुम प्रगतिशील लेखक मंच के नाम से पर्ची कटा के और लाल अंडरवियर पहन के और कहोगे कि हम बहुत बड़े साहित्यकार हैं, रचनाकार हैं, तो नहीं तुमको भाव दे रहा है भाई। ऐसे तमाम एंकरों को जो अपने आप को पत्रकार कहते थे, नहीं दे रहा है भाव भाई। आज तुम सेम स्ट्रीम मीडिया बन के बैठे हो। हमारे बांग्लादेश वाले मित्र शोएब चौधरी कहते हैं, जब मैं कहता हूँ कि मेन स्ट्रीम मीडिया, वो कहते हैं अवनीश भाई देयर इज नथिंग कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया, वी ऑल आर सेम स्ट्रीम मीडिया। जहां हम बसते हैं वहां वो भी बसते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया का सर एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल देती हूँ। आज ही हाँ, बहुत अच्छे फ्रेंड है, एमिनेंट इंटेलेक्चुअल, उन्होंने ट्वीट किया है, हंसराज वोहरा जिनकी वजह से राजगुरु सुखदेव भगत सिंह को फांसी हुई, वो टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए जर्नलिस्ट की तरह काम किए हैं इंडिपेंडेंस के बाद में। गद्दार और उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया, और टाइम्स ऑफ इंडिया की तो लंबी हिस्ट्री रही है सर। आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, संदीप जी तो एक्सपर्ट हैं मीडिया और बॉलीवुड के, तो सारी चीजें ढूंढ के निकाल के लाते हैं। जी। नहीं बिल्कुल, देखिए ये चरित्र रहा है भाई, इस चरित्र में कुछ नया नहीं है। लेकिन मैं बार बार फिर वही अंत में एक ही चीज कहता हूँ कि आप अगर ये सोचें कि इस देश में या किसी भी समाज में सब कुछ सकारात्मक हो जाए, सारे दुरुस्तीकरण हो जाए, तो नहीं होगा भाई। वो तो फिर वही होगा, जय गुरुदेव सतयुग आएगा, वो जब आएगा तब देखा जाएगा। सतयुग में भी सब लेकिन मैं परफेक्ट नहीं रहा होगा सर। हैं, सतयुग में भी सब परफेक्ट नहीं रहा होगा, परफेक्ट कभी नहीं नहीं हो रहा, सकता है, कभी नहीं रहा कभी नहीं हो परफेक्ट। तो सकता है। समाज समाज तो कभी परफेक्ट नहीं रहेगा। तो ऐसे में आप ये क्यों सोचते हैं कि सबके सब सुधर जाएंगे? शर्मिला टैगोर ऐसा नहीं बोलेंगी, काकरोच नाम की चीजें नहीं होंगी, अरविंद केजरीवाल नाम का आदमी इस देश में राजनीति नहीं करेगा, सनातन को डेंगू मलेरिया कहने वाले इस देश में कभी पावर में नहीं रहेंगे। ऐसा थोड़ी ना होगा, होगा, यही होगा। भारत को तोड़ने वाले आज फिर यही संततियां करोड़ों में बढ़ने के बाद कहती हैं कि हम फिर गजवाए हिंद चलाएंगे। बिल्कुल होंगी, लेकिन हमें ध्यान किस पर देना चाहिए?
हमें ध्यान ये देना चाहिए कि जब ये सब नकारात्मक हो रहा हो, जब उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ आबादी वाले प्रदेश में गजवाए हिंद नाम की चीज तैर रही हो, तो फिर उसी समय उस 25 करोड़ आबादी वाले उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होना चाहिए, जो ये कहता है कि गजवाए हिंद का सपना देखोगे तो जहन्नुम का टिकट रसीद कराएंगे। हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है, जी। हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है कि जब देश पर एहसान जताने वाले ये कहते हैं कि हम करोड़ों करोड़ों यहाँ हरामखोरी करने के लिए रुक गए, हमने एहसान किया है भारत में, हम पाकिस्तान नहीं गए, तो ठीक उसी समय हमें एक ऐसा प्रधानमंत्री इस देश में नरेंद्र मोदी नाम का चाहिए, और वो मौजूद है जो ये कहता है कि दंगाई कपड़ों से पहचाने जाते हैं। तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि आप यह देखिए कि आपके पास क्या है, हमारे पास ये है। तो ये इसलिए ये सारी चीजें एक साथ चलेंगी, हमेशा हर जी। समाज में चलती हैं, और इसी वजह से मैं कहता हूं कि एक चीज पर फोकस कीजिए, हर 5 साल के बाद जब अपने राज्य का चुनाव आए, जब देश का चुनाव आए, तो 2 उँगलियों को मेहनत करिए, एक पर ईवीएम की स्याही लगवाइए, दूसरे से ईवीएम का बटन दबाइए, बाकी अपनी शिकायतें बरकरार रखिए। सत्ता की निरंतरता रही तो इस तरह के जितने भी तिलचट्टे हों, खजूर हों, मजहबी हों, वेटिकन्स के रिप्रेजेंटेटिव्स हों, उनके हिस्से में सालों साल आप मुहर्रम लिख रहे हैं। अब रही बात मुहर्रम, जब किसी को आप लिख रहे हैं उसकी किस्मत में, तो उसको नवाख्वानी करने दीजिए, उसके तबर्रे पढ़ने दीजिए, उसे जो है गमख्वारी करने दीजिए, वो भी वाजिब है इस देश में। तो मैं जी। इसीलिए कहता हूँ कि इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ों से, घास-फूस, पतवारों से सतर्क ज़रूर रहिए, लेकिन इन्हें बहुत ज़्यादा भाव देने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आधे घंटे 20 मिनट समय खर्च करके कोई गायत्री, कोई अवनीश बैठ के इनको कायदे से धुन जी। के और अपने समाज, अपने लोगों के बीच में इनको साफ-साफ खोल के फैला दे कि देखो भैया, प्रधानमंत्री जी ने कहा था दिमागी नक्सली कौन है, तो एक ये और निकला। जी। सर, बिलॉन्गिंग बुक लिखने के पीछे सोनिया गांधी की क्या मंशा है? 10 तारीख को रिलीज़ हो रही है बुक, 10 नवंबर को, और कल जब राजीव गांधी की पुण्यतिथि थी तब उन्होंने बड़ा लंबा-चौड़ा लव लेटर लिखा। वो लव लेटर देखने के बाद तो मेरा ही दिल मोम का हो गया सर। राहुल गांधी ने लिखा। जी। पीआर, प्योर पीआर, इसके अलावा पब्लिक और कुछ परसेप्शन। नहीं। क्योंकि अब मीडिया की नज़रों केवल से वो पीआर, गायब होती जा रही हैं धीरे-धीरे। पीपल आर नॉट इवन आस्किंग अबाउट हर। सिर्फ इतना ही। एक वो चूरन बेचना है, जिस चूरन से भारत के जो कथित, आप देखिएगा किताब आएगी, ये जो पूरी दरबारी है, ये जो पूरा तलवा चाट मीडिया है, आहा आहा, ये सब करेगा, लेकिन क्या देश उसको, फिर वही बात मैंने जो बार बार हर बात के बाद मैं दोहरा रहा हूं, जरा क्वेश्चनायर डाल के पूछ लीजिए, एक सर्वे डाल के पूछ लीजिए कि सोनिया गांधी की किताब आ रही है, उनकी सो कॉल्ड आत्मकथा आ रही है, ऑटोबायोग्राफी आ रही है, कितने लोग इंटरेस्टेड हैं? हु केयर्स? ऐसी तमाम किताबें आती हैं, चली जाती हैं। इस देश में सरस सलील भी बिकती है, तमाम चीजें बिकती हैं, दिनकर भी बिकते हैं, सरस सलील भी बिकती है, लुगदी साहित्य भी बिकता है, मुझे ऐसा खून भरी मांग और इस तरह की चीजें बिकती रहती हैं। PR controversies and probably she's trying to inject some energy into the Congress ecosystem with this book. लेकिन मुझे एक ऐसा चीज मैं बताऊं आपको, बड़ा आनंद आएगा, मैं 10 तारीख की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। लगता है। कांग्रेस के साथ और ऐसे लोगों के साथ हमेशा ये होता है कि जब जब तो पन्ने खोलते हो तो बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। हमने शोएब चौधरी के साथ ब्लिट्स वीकली बांग्लादेश के खुलासों पर बात किया है, फिर तो उसका मौसम आएगा ना। तो आप जी, शुरू शोएब करिए, जी। तो आप शुरू करिए, और उन कथाओं की कितनी अंतर कथाएं निकलेंगी आगे आने वाले समय, किताब आने के बाद बड़े रोचक होंगे, बहुत रोचक होंगे। और कम से कम देश में सर्व शिक्षा अभियान चलाने के लिए ऐसी किताबों का योगदान बहुत बड़ा होता है। तो सोनिया कथा और सोनिया कथा की अंतर कथाएं वह भी आएंगी, और मैं तो मंगवाऊंगा उस किताब को, और मंगवा के पढ़ने का प्रयास भी करूंगा। मैं मंगवाऊंगा निश्चित तौर पर। तो मुझे लगता है कि अच्छा अवसर सोनिया ने दिया है कि उनके उन तमाम चाल चरित्र चेहरे पर बात होगी। आपको लगता है वो कोट्राची के बारे में बात करेंगी, या नया जो राजीव गांधी की मृत्यु की मीटिंग में क्यों नहीं गई इस बारे में बात करेंगी, या फिर जो इतनी डेथ्स हुई हैं कांग्रेस में जो कॉम्पिटिटर्स थे राजीव गांधी के, या इवन राहुल गांधी के, उनके बारे में आपको लगता है मेंशन करेंगी, या विक्टिम कार्ड खेलेंगी पूरे की पूरी बुक में? अभी मैंने आपसे क्या कहा? वो करेंगी तो बात होगी,
वो जिन चीजों पर बात नहीं करेंगी उन चीजों पर पूरे सोशल भी मीडिया बात और बाकी जगत में बात होगी। जी, मैंने यही तो कहा। एग्ज़ैक्टली और एग्री सर। किताब इसीलिए मैंने कहा कि मैं आऊंगा, फिर आपके इन सारे सवालों का उत्तर भी तो देना है मुझे कि नहीं नहीं। देखिए, पद चौधरी पे उन्होंने बात नहीं किया, उन्होंने हुँ, फलाने पे बात नहीं किया, उन्होंने शादी के पहले उनका करियर क्या था इस पर बात नहीं किया, उन्होंने अपने पिता के बैकग्राउंड पे बात नहीं किया, उन्होंने अपने तमाम और मित्रों पर बात नहीं किया, वो कैसे भारत में आई इस पर बात नहीं किया, उन्होंने क्यों नागरिकता इतने दिन लेट लिया इस पर बात उन्होंने नहीं किया। तो मैंने तो यही कहा कि इसके लिए तो धन्यवाद देना चाहिए सोनिया गांधी जी को कि उन्होंने किताब लिख मारी है साहब। अब उनकी आत्मकथा और उनकी तमाम कथा पर बात होगी ना, ये तो हमेशा जी। शुभ होता है कि आपने तो छेड़ दिया साहब, पहली चौपाई आपने गाई, तो अब शुरू करो हुँ, अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। जी, जी, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच सर। अब और क्या ऐड करना चाहेंगे आज के सेशन में ऑन अ वाइंडिंग अप नोट, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। ऐसा लग रहा है इस छोर को पकड़ो तो वो छोर छूट जाता है। जी, बहुत इम्पोर्टेंट क्या हो रहा है आज? सीजेपी के प्रोटेस्ट या फिर जो अभी बैक टू बैक मीटिंग्स चल रही हैं, हाई लेवल मीटिंग्स मोदी जी की वो? जी। नहीं देखिए, एक तो प्रधानमंत्री ने टॉप गियर लगा दिया है हुँ, और इस जो लोकसभा आई है 18वीं लोकसभा, इसके शुरुआती भाषण में एक बात कही थी उन्होंने कि इकोसिस्टम को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा, और खुद प्रधानमंत्री ने अब वो मोर्चा संभाला है। और सबसे बड़ी बात है कि समाज और देश इस पूरे अभियान में उनके साथ है। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने अब जो वो आधा मोर्चा हम लोग कहते थे ना, जो जनरल बिपिन रावत बता के गए थे, उस हुँ, आधे मोर्चे पर अब न सिर्फ फोकस्ड है बल्कि उन्होंने एक फिल्टर दिया है, वो वैक्सीन दिमागी नक्सली, कि जिससे आप अपने आसपास के लोगों को पहचानिए। और जी। मजे की बात है कि मोदी जी का मतलब तरीका ऐसा होता है कि वो खुद ही निकल निकल के आते हैं। अब देखिए, टैगोरनी आ गई, कल को कोई और मोरनी आएगी, ऐसे आएंगी। दिया तो है कंगना ने फिर जवाब, वो बहुत कायदे वो से बीन जवाब दिया। बजा वो बीन बजाते हैं तो सारे के सारे साँप अपने बिलों से निकल कर आ जाते हैं। सर, कैबिनेट देखिए, रीशफल के बारे में बहुत बात हो रही है। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आई नो दिस इज़ वेरी मेरा नाम प्रेडिक्टिव मेरा नाम प्रेडिक्टिव गायत्री जी, मेरा नाम जिस दिन मुझे खबर मिलेगी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिए प्रस्तावित है, तब मैं आपसे फोन करूंगा कि आइए वीडियो करते हैं। जी, बिल्कुल। हम लोग ना हम लोग कम से कम वो सेक्टर 16 वाले जर्नलिस्ट ना बने, और मुझे लगता है कि जी, सरकार का ये काम है, और कहा जाता है कि प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है कि वो कैबिनेट में किसको रखें और किसको ना रखें। तो हम कोई वो राडिया तो है नहीं, या फिर वो वाले तो है नहीं जो स्टूडियो में बैठ के जो है वो मंत्री और पोर्टफोलियो डिसाइड कराते थे। प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है, जब कर लेंगे तो हम लोग पढ़ लेंगे, फिर उसके गुण दोष पर बात करेंगे। जी, बिल्कुल। पर एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी, जहाँ पे काफ़ी अपॉर्च्युनिटी दिख रही है, जैसे कि ये कैबिनेट पोर्टफोलियो में कई मिनिस्टर्स, जो हमने पहले भी कहा था, जिनके पास एक से ज़्यादा मिनिस्ट्रीज़ हैं। अश्विनी वैष्णव के पास 3 है, प्रहलाद जोशी के पास 3 है, मनोहर लाल जी के पास 2 है, ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास 2 है, मनसुख मांडविया के पास 2 है, अमित शाह जी के पास 2 है। तो लगता है कि यहाँ पे इन्फ्यूजन होने वाला है, नए मिनिस्टर्स का। So that they can work in a much more systematic and organized way. जी सर। मैं वही कहूंगा, प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है, जब घोषणा हो जाएगी, रिसफल हो जाएगा, तो फिर बात किया जाए। जी। जी, क्योंकि हमारे पास सोर्सेस नहीं है। वो हमारे नहीं, होने सोर्सेस भी नहीं सारे चाहिए, खत्म होने भी नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच सर बिल्कुल फॉर नहीं होने जॉइनिंग। चाहिए। जी, जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। आप मेरी सहायता करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ईमेल, आई एम रिपीटिंग, प्लीज़ डोंट कॉल ऑन द नंबर बिलो, कोई फ़ोन नहीं उठाएगा। ईमेल इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। नमस्कार, प्रणाम, जय जय।